हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे। अभी तक मैंने आपको टाइमिंग गियर का पूरा खेल बताया था। अब मैं आपको आज दो तीन नए टर्म के बारे में इंट्रोड्यूस करूँगा कि कैसे हमारा इंजन उनके थ्रू स्टार्ट होता है और कैसे उनकी वर्किंग होती है। ठीक है, तो आज हम कॉमन रेल सिस्टम के बारे में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, उसके पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें और क्लियर करूँगा। एक सबसे पहले अपना होता है मॉड्यूल। ठीक है, मॉड्यूल। तो मॉड्यूल का क्या काम है, देखिए, अगर हम इसकी बेसिक डेफिनेशन पर जाते हैं तो मॉड्यूल क्या कर मॉड्यूल जो होता है वो होता है रेशो ऑफ रेफरेंस डायमीटर ऑफ द गियर बाय द नंबर ऑफ टीथ ऑफ द गियर। इट डिसाइड द साइज ऑफ गियर फॉर प्रॉपर मैशिंग। मॉड्यूल क्या करता है कि गियर का साइज़ कितना होगा, इस चीज़ को ये डिसाइड करता है। क्योंकि देखो, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब ये जो अपने तीन गियर होते हैं, आइडलर गियर और अपना फ्यूल पंप गियर और कैम शाफ्ट, तो ये तीनों एक दूसरे से सिंक होते हैं। ठीक है, तो ये कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इन टीथ के द्वारा। तो ये टीथ आपस में कैसे कनेक्ट होंगे, इसको ये कौन डिसाइड करता है? मॉड्यूल डिसाइड करता है। देखो, सबसे पहले मॉड्यूल क्या होता है, रेशो होता है अपना डायमीटर ऑफ द रेफरेंस गियर। ठीक है, तो ये मान लो हमारा एक गियर है, ये हो गया गियर। ठीक है, इसमें ये ऐसे टीथ लगे हैं। ठीक है, तो रेफरेंस ऑफ द डायमीटर ऑफ द रेफरेंस गियर। ठीक है, तो ये हो गया इसका डायमीटर अपॉन, रेशो है ना, तो अपॉन नंबर ऑफ टीथ ऑफ द गियर। ठीक है, नंबर ऑफ टीथ। ठीक है, तो ये तो हो गया डायमीटर। ये डायमीटर हो गया किसी भी चीज़ का अपना डायमीटर, त्रिज्या वगैरह जो अपन स्कूल में पढ़ते थे। ठीक है, तो ये हो गया अपना डायमीटर। ये हो गया गियर का पूरा बड़ा डायमीटर। तो ये इसका रेफरेंस डायमीटर हो गया। और नंबर ऑफ टीथ, ये हमारे टीथ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना भी गियर के टीथ होंगे, तो डायमीटर डिवाइडेड बाय हमारा नंबर ऑफ टीथ, ये हो गया हमारा मॉड्यूल। लेकिन ये तो हो गया इसका डेफिनेशन के हिसाब से। अब क्या होता है दोस्तों कि मॉड्यूल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था गियर ड्राइव सिस्टम में कि जब दो गियर एक दूसरे से सिंक्रोनाइजेशन में आते हैं, तो उन दोनों गियर का परफेक्ट मैच होना बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारा गियर है वो परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन में रहे, इस चीज़ के लिए भी मॉड्यूल बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि ये क्या करता है, A pair of gears can only mesh if their module is same। ठीक है, अगर हमारा मॉड्यूल सेम रहेगा तभी गियर की जो है वो पेयरिंग होगी। पेयरिंग कैसे होती है कि जैसे मान लो ये एक गियर और है मेरा। ठीक है, ये इस गियर के टीथ है। ठीक है, तो जब क्रैंकशाफ्ट रोटेट होगा और वो आइडलर गियर को रोटेट करेगा, तो ये दो यहाँ आइडलर गियर यहाँ रहता है बीच में। ठीक है, तो आइडलर गियर, सपोज अभी मान लो अपना ये आइडलर गियर है, तो आइडलर गियर इस कैमशाफ्ट गियर को, और यहाँ पे हमारे तीसरे, ये कैमशाफ्ट गियर और तीसरा गियर अपना जो आइडलर गियर फ्यूल पंप गियर, उसको अपना ये आइडलर गियर कैसे रोटेट करेगा, मैश होके ही तो रोटेट करेगा उनको। ठीक है,
ऐसे अपने आप तो रोटेट करेगा नहीं, जब किसी ना किसी तरीके से ये कांटेक्ट में होंगे तभी हमारा जो अदर गियर है वो आइडलर गियर और ये इसको रोटेट करेगा ना। तो ये जो हमारा आइडलर गियर है इसको मैं अभी फ्यूल पंप गियर बोलता हूँ, और ये मेरा कैम शाफ्ट गियर है, ठीक है। तो ये आइडलर गियर जब रोटेट होता है तो टीथ के सपोर्ट से ही तो रोटेट होगा वो, ठीक है। तो ये टीथ, मान लो ये अपना फ्यूल पंप गियर का टीथ है, ये टीथ जब आइडलर गियर के टीथ के साथ परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन में होगा तभी ये रोटेट होगा। मान लो ये इसको इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, तो ये टीथ और ये टीथ का साइज जब सेम होगा तभी ये गियर रोटेट होगा, अदरवाइज़ वहाँ पे क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये टीथ आपस में परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन में आ सकें, इस चीज़ को हमारा कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मॉड्यूल रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। मॉड्यूल आप समझ गए कि डायमीटर ऑफ द रेफरेंस गियर और नंबर ऑफ टीथ, मतलब उस गियर का डायमीटर कितना है और इसके टीथ कितने हैं, ये हो गया अपना मॉड्यूल। और टीथ आपस में सिंक्रोनाइजेशन हो सके इसलिए हमारा मॉड्यूल जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा मॉड्यूल का, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो रहेगा बैकलैश। अब बैकलैश क्या होता है, बैकलैश मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन ड्राइव गियर और ड्रिवन गियर। इट इज़ स्लाइटली स्मॉल डिफरेंस फॉर प्रॉपर मैश ऑन गियर व्हेन ऑपरेट इन सिस्टम, ठीक है। मतलब ये जो हमारा बैकलैश क्या करता है, वो ड्राइव गियर और ड्रिवन गियर के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस प्रोवाइड करता है ताकि जब वो मैश हों तो उनमें वो गियर आपस में फंसे ना। तो बेसिकली अपना बैकलैश क्या होता है ये आपको यहीं से समझना पड़ेगा। देखो, या चलो मैं एक गियर और बना देता हूँ। ये हो गया अपना गियर, ठीक है, इसके टीथ हो गई है, ये हो गया हमारा दूसरा गियर, ठीक है, ये इसके टीथ हो गए, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस देख रहे हो आप, ये, ठीक है, ये डिफरेंस देख रहे हो आप, ये जो डिफरेंस देख रहे हो आप, ये इन दोनों टीथ के बीच में थोड़ा सा जो डिफरेंस रहता है ताकि गियर आपस में फंसे ना, इस गैप को हम क्या बोलते हैं, बैकलैश। तो ये बैकलैश इंजन फिटिंग के दौरान सेट किया जाता है कि 4.5 mm रहेगा या 4.4 mm रहेगा ताकि गियर क्या ना हो, आपस में वो गियर फंसे ना। बस बैकलैश का सिंपल इतना सा एक जनरल इन्फॉर्मेशन है कि हमारा मॉड्यूल तो ठीक है कि टीथ का वो टीथ का साइज डिसाइड कर रहा है ताकि वो आपस में फंसे ना, लेकिन टीथ के बीच में एक थोड़ा सा जो एयर का गैप बनाता है उसको हम बैकलैश बोलते हैं ताकि वो गियर आपस में सिस्टम के दौरान एक दूसरे से टकराए ना, डैमेज ना हो, ठीक है। ये होता है हमारा बैकलैश, ठीक है। अब हम समझेंगे नेक्स्ट हमारा रहेगा CRDI। CRDI क्या है दोस्तों, CRDI है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, ठीक है। तो कॉमन रेल सिस्टम इसको आप बोल सकते हो। कॉमन रेल का काम क्या होता है, फ्यूल को करेक्ट क्वांटिटी में हर एक सिलेंडर में इंजेक्ट कराना, ठीक है। देखो, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हमारा क्रैंकशाफ्ट जो रोटेट होता है वो किसको रोटेट करता है, आइडलर गियर को रोटेट करता है, ठीक है। तो आइडलर गियर को जब वो रोटेट करता है तो यहाँ से जो क्रैंकशाफ्ट रोटेट जब आइडलर गियर को रोटेट करता है, आइडलर गियर के साथ अपना कैमशाफ्ट गियर और फ्यूल पंप गियर दोनों जुड़े होते हैं। जब आइडलर गियर कैमशाफ्ट गियर को रोटेट करेगा
तो कैमशाफ्ट क्या करेगा, वॉल्व की टाइमिंग को ऑपरेट करेगा, कब वॉल्व ओपन होना है, कब वॉल्व क्लोज होना है। और फ्यूल पंप, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक कॉमा दे रहा हूँ कि फ्यूल पंप को जब आइडलर गियर रोटेट करता है, तो लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था, फ्यूल पंप तो रोटेट होगा और वो जाके ये डिसाइड करेगा कि फ्यूल कितना इंजेक्ट होना है, और हमारा टाइड स्ट्रोक में मतलब पावर स्ट्रोक में फ्यूल इंजेक्ट हो जाएगा और पावर जनरेट हो जाएगी, इंजन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये फ्यूल पंप रोटेट होने के बाद फ्यूल इंजेक्ट होने तक की जो प्रोसेस है वो होती है हमारी कॉमन रेल सिस्टम के थ्रू, ठीक है। तो वो कॉमन रेल सिस्टम के थ्रू कैसे होती है, फ्यूल कैसे अपना इंजेक्ट होता है, इसको अब हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें हमारे काफ़ी सारे पार्ट इन्वॉल्व रहते हैं, हर एक का अपना जो सिस्टम होता है उसमें पार्ट इन्वॉल्व तो रहते ही हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा इसमें फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है FIP। FIP मतलब फ्यूल इंजेक्शन पंप, ठीक है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, फ्यूल इंजेक्शन पंप ये क्या करता है, इसकी अगर अपन डेफिनेशन पे जाएं तो ये होती है, इट इज़ एक्ट लाइक अ हाई प्रेशर फ्यूल मैनेजर डेट सेंड द राइट अमाउंट ऑफ डीजल टू ईच सिलेंडर एट द परफेक्ट टाइम। इट प्ले अ विटल रोल इन अ CRDI सिस्टम। ये कैसे एक्ट करता है, ये एक फ्यूल मैनेजर के टाइप से एक्ट करता है। जैसे कंपनी में हर एक मैनेजर रहता है, वो क्या करता है, सारे एम्प्लॉयों को क्या करता है, एक मैनेजमेंट का काम करता है। वैसे ही यहाँ पर फ्यूल पंप क्या है, एक फ्यूल को मैनेज करने वाला मैनेजर है। तो ये फ्यूल पंप फ्यूल के प्रेशर को मैनेज करने वाला मैनेजर है। तो ये फ्यूल पंप क्या करता है, अपना राइट अमाउंट में, कितनी अमाउंट में डीजल को इंजेक्ट होना है और किस सिलेंडर में होना है और किस टाइम पे होना है, ठीक है। ईच सिलेंडर क्वांटिटी और टाइम, किस टाइम पर किस सिलेंडर में कितनी क्वांटिटी में फ्यूल को इंजेक्ट होना है, ये कौन ध्यान रखता है, हमारा FIP ध्यान रखता है, ठीक है। तो इट्स वर्क लाइक अ मैनेजर, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा फ्यूल पंप के साथ ही क्या इन्वॉल्व होता है, हमारा फ्यूल पंप के साथ इन्वॉल्व रहता है गवर्नर। गवर्नर क्या करता है कि ये एक छोटी सी डिवाइस होती है जो ऑटोमेटिकली कंट्रोल करती है इंजन की स्पीड को फ्यूल फ्यूल सप्लाई को एडजस्ट करके। देखिए, एक हमारा कंट्रोल कैसा होता है कि सपोज़ हम किसी से बोल रहे हैं कि तुमको इतने टाइम पर उठना है, इतने टाइम पर बैठना है, वो उसी टाइम पर उठेगा और उसी टाइम पर बैठेगा। ये तो हो गया हमारा एक प्रकार का कंट्रोल। और दूसरा हमारा किस प्रकार का कंट्रोल होता है कि डिसिप्लिन कंट्रोल, जिसको हम बोलते हैं। सपोज़ हमारे घर में कोई बड़ा है, वो उतने बजे उठता है, तो हम भले ही वो सुबह 6 बजे उठता है, हम भले ही सुबह 8 बजे उठते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम उनके साथ रहेंगे तो हम अपने आप को क्या करेंगे, अपने आप को डिसिप्लिन कंट्रोल में लाएंगे। मतलब अगर वो 6 बजे उठते हैं तो हम भी 6 बजे या 5:50 पर उठने लगेंगे। तो हम उनके हिसाब से कंट्रोल हो रहे हैं, उनको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, उनके हिसाब से कंट्रोल हो रहे हैं। इसी तरह का काम हमारा क्या करता है, गवर्नर करता है। गवर्नर क्या करता है कि इंजन की जो स्पीड रहती है, ठीक है, इंजन की जो हमारी स्पीड रहती है, उसको उस स्पीड को के हिसाब से ये क्या करता है, फ्यूल सप्लाई को ये कंट्रोल करता है। इंजन की स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो ये फ्यूल सप्लाई को ज़्यादा पास करेगा, और इंजन की स्पीड अगर कम होगी तो ये फ्यूल सप्लाई को कम पास करेगा। इसके हाथ में क्या है, फ्यूल सप्लाई को पास करना। तो इसलिए इस गवर्नर का काम केवल फ्यूल सप्लाई को इंजन की स्पीड के हिसाब से एडजस्ट करना होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया FIP और अपना गवर्नर। अब नेक्स्ट हमारा होता है
CRDI की वर्किंग। तो CRDI की वर्किंग में कौन कौन से हमारे पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहले CRDI की वर्किंग में हमारे पार्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं। एक तो सबसे पहले थ्रोटल प्रेशर सेंसर, थ्रोटल प्रेशर सेंसर, ठीक है। दूसरा होता है मैनीफोल्ड प्रेशर सेंसर, मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। तीसरा होता है हमारा ऑक्सीजन सेंसर, ठीक है। ऑक्सीजन सेंसर के बाद चौथा होता है हमारा क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर, ठीक है, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर। पांचवा होता है हमारा फ्यूल सिस्टम, ठीक है, फ्यूल टेम्परेचर सेंसर, फ्यूल टेम्परेचर सेंसर। इसके बाद हमारा होता है फ्यूल टैंक, ठीक है, फ्यूल टैंक। इसके बाद हमारा होता है लो प्रेशर वॉल्व, लो प्रेशर वॉल्व। बिल्कुल मैं जस्ट आपको अभी पार्ट्स इंडिकेट कर रहा हूँ, देन इन सब की वर्किंग बताऊँगा। उसके बाद हमारा होता है फ्यूल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, देन प्रेशर कंट्रोल वॉल्व, देन हाई प्रेशर पंप, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हाई प्रेशर पंप, ठीक है। और फ्यूल रेल, कॉमन रेल इज ऑल्सो नेम एज फ्यूल रेल, ठीक है। प्रेशर रिलीव वॉल्व, इसका भी अपना बहुत बड़ा रोल होता है, प्रेशर रिलीव वॉल्व। देन हमारा होता है इंजेक्टर्स, जो हमारे कॉमन रेल से जुड़े होते हैं, ठीक है, इंजेक्टर्स। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये सारे पार्ट्स जाके किससे जुड़े रहते हैं, ECU। ECU इंजन का दिमाग होता है, जो पूरे पार्ट्स के सिग्नल को अपने ऊपर लेता है और उसके हिसाब से सभी पार्ट्स को काम करने के लिए कमांड देता है, ठीक है। तो ECU का तो एक बहुत बड़ा पार्ट है, ये आपको मैं आगे जाके समझाऊंगा, बट ये जान लीजिए अभी के लिए कि ये सारे जो पार्ट्स हैं हमारे, ये किससे इंगेज रहते हैं, हमारे कंट्रोल ECU से इंगेज रहते हैं, ठीक है। अब समझते हैं CRDI की वर्किंग, ठीक है। CRDI की वर्किंग से पहले CRDI का यूज़ मैंने आपको बताया नहीं। CRDI का यूज़ ये है कि इसके पहले क्या होता था, हमारा जो इंजन स्टार्ट होता था और वर्किंग में रहता था, वो नॉन CRDI के थ्रू स्टार्ट होता था। मतलब फ्यूल इंजेक्शन, मतलब हमारा उतना पिकअप नहीं बन पाता था, गाड़ी जल्दी स्टार्ट नहीं हो पाती थी, ठीक है। हर एक पार्ट जो इन्वॉल्व होता है वो किसी ना किसी कमी के चलते इन्वॉल्व होता है। जब आगे इंजीनियर्स ने एनालिसिस किया कि गाड़ियों में जो पिकअप की है प्रॉब्लम आ रही है, और गाड़ियों में जो हमारा फ्यूल सप्लाई प्रॉपर टाइम पे इंजेक्ट नहीं हो पा रही है, उसके थ्रू उसको इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने क्या लाया, एक CRDI सिस्टम लाया, मतलब कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। तो ये क्या करता है कि जो फ्यूल की सप्लाई मतलब स्लो स्पीड में हो रही थी, उसको तेज़ करने का काम करता है, जिससे हमारी गाड़ी स्मूथली ऑपरेट होती है, ठीक है। तो अब समझते हैं हमारा कॉमन रेल का वर्किंग। कॉमन रेल की वर्किंग के लिए आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे वर्किंग हमारी स्टार्ट होती है। वर्किंग में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अभी इतने सारे पार्ट को इंट्रोड्यूस कराया, वो सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं।
सबसे पहले हमारा जब व्हीकल इंजन स्टार्ट होता है तो ड्राइवर का काम क्या होता है? ड्राइवर करता है गाड़ी को स्टार्ट और सबसे पहले क्या करता है? वो एक्सीलेटर देता है। ठीक है, तो जब वो एक्सीलेटर देता है तो हमारा कॉमन रेल सिस्टम स्टार्ट हो जाता है वहीं से। कैसे? कॉमन रेल सिस्टम के थ्रू ये सारे पार्ट इन्वॉल्व होते हैं जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले इंट्रोड्यूस कराए। तो फर्स्ट व्हेन व्हीकल एक्सेलरेट देन थ्रोटल पोजीशन सेंसर सेंस पोजीशन ऑफ द थ्रोटल देन सेंड सिग्नल टू ECU। ठीक है, हमारा जो थ्रोटल पोजीशन सेंसर रहता है वो क्या करेगा? ड्राइवर ने कितना एक्सीलरेट दिया है इस चीज़ को सेंस करेगा और थ्रोटल की पोजीशन को सेंस करेगा कि अभी हमारा जो एक्सीलेटर है वो किस पोजीशन पर है, और उसको सेंस करके इस सिग्नल को किस में भेज देगा? हमारे ECU में भेज देगा। ठीक है, सारे सिग्नल को एनालाइज करेंगे और ECU के पास भेज देंगे। ये है हमारा ECU। इसने ड्राइवर के एक्सीलरेटर को सेंस किया, थ्रोटल की पोजीशन को सेंस किया और किस में भेज दिया? ECU में भेज दिया। ठीक है, फिर हमारा इसके बाद काम स्टार्ट करता है मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर सेंस हाउ मच एयर इज एंटरिंग इनटू द सिलेंडर। मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर ये क्या करेगा कि सिलेंडर में कितनी एयर इंजेक्ट हो रही है इसको सेंस करेगा और सिग्नल भेज देगा किसको? हमारे ECU को भेज देगा ये भी। ठीक है, सिग्नल सारे ECU को हमारे भेज देगा कि हर एक सिलेंडर में कितनी एयर इंजेक्ट हो रही है। ठीक है, उसके बाद हमारा बिल्कुल सिंपल मैनर में मैं आपको समझा रहा हूँ कि ठीक है, फिर उसके बाद हमारा ऑक्सीजन सेंसर क्या करेगा? सेंस हाउ मच अनबर्न पार्टिकल इन एग्जॉस्ट गैसेस इज एग्जिट फ्रॉम इंजन सिलेंडर एंड सेंड सिग्नल टू ECU। इसके बाद हमारा रोल आ जाता है ऑक्सीजन सेंसर का। ये क्या सेंस करता है कि 4 स्ट्रोक के बाद कितना एग्जॉस्ट गैसेस सिलेंडर से एग्जिस्ट हो रही हैं, इस चीज़ को सेंस करके ये किस पे भेज देगा? ये भी भेज देगा हमारे ECU को। ठीक है, हर पार्ट जो सेंस कर सकता है उसको सेंस करता है और आगे सिग्नल भेज देता है ECU को कि हमने तुम्हें ये चीज़ बता दी, अब तुम जानो। ठीक है, तो उसके बाद हमारा ऑक्सीजन सेंसर के बाद क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर सेंस करता है पोजीशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट और फ्यूल टेम्परेचर सेंस करता है कि फ्यूल टैंक में कितना टेम्परेचर मेंटेन है। ठीक है, इसके बाद हमारा रोल स्टार्ट हो जाता है क्रैंकशाफ्ट सेंसर का। क्रैंकशाफ्ट मैंने आपको बताया था सबसे पहले इंजन स्टार्ट होता है तो क्रैंकशाफ्ट रोटेट होता है, देन फिर वो अदर गियर को रोटेट करता है। तो यहाँ पर क्रैंकशाफ्ट सेंसर क्या करेगा कि क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन को सेंस करेगा और सिग्नल किसको भेज देगा? अपने ECU को। प्लस इसके साथ इंगेज होता है हमारा टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, टेम्परेचर सेंसर ये क्या करेगा कि फ्यूल टैंक में कितना टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है उस चीज़ को सेंस करेगा और ये दोनों अपने सिग्नल को भेज देंगे किसको? ECU को भेज देंगे। ठीक है, ये दोनों अपने सिग्नल को किसको भेज देंगे? ECU को भेज देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा फ्यूल टैंक फ्यूल पासेस टू फ्यूल फिल्टर थ्रू लो प्रेशर फ्यूल पंप। इसके बाद हमारा फ्यूल फिल्टर का फ्यूल टैंक हमारा क्या करेगा? इसके बाद अब जो वर्किंग है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, अब जो वर्किंग है वो यहाँ से स्टार्ट होगी कि यहाँ पे हमारा ये चारों सेंसर ने अपना काम कर दिया। अब हमारा यहाँ पर फ्यूल टैंक क्या करेगा? फ्यूल टैंक के पास लगा रहता है एक लो प्रेशर वॉल्व। ठीक है, लो प्रेशर वॉल्व लगा रहता है। ये क्या करता है? अब देखो यहाँ से फ्यूल को जाना है फिल्टर में। ठीक है, तो
कोई भी चीज़ अपने आप तो जाएगी नहीं, ठीक है, किसी ना किसी चीज़ के द्वारा उसको पुश करना पड़ेगा तभी वो अपने आप जाएगी। तो ये लो प्रेशर वाल्व क्या करता है, फ्यूल टैंक में कितना टेम्परेचर है ये सेंस हो गया, उसके बाद ये लो प्रेशर वाल्व फ्यूल टैंक से फ्यूल को पुश करेगा और भेज देगा फिल्टर में, ठीक है। फिल्टर का जनरली काम क्या होता है सबको पता है, कोई भी चीज़ को फिल्टर करना। तो यहाँ पे फिल्टर क्या करेगा, जो डीजल इसके पास आएगा उसमें कितने रॉ पार्टिकल हैं उनको फिल्टर करेगा और सिंपल फ्यूल को आगे पास कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर फ्यूल फिल्टर हुआ, देन सेंड टू प्रेशर कंट्रोल वाल्व। अब ये किसको भेज दिया जाएगा, ये यहाँ पर फिल्टर से ये चला जाएगा अपना प्रेशर कंट्रोल वाल्व में, ठीक है, प्रेशर कंट्रोल वाल्व में चला गया। अब ये प्रेशर कंट्रोल वाल्व में तो आ गया फ्यूल। अब यहाँ से अपनी असली वर्किंग स्टार्ट होती है कि अब ECU क्या करेगा, सिग्नल को एनालिसिस करेगा और फ्यूल को आगे भेजेगा हाई प्रेशर पंप में, ठीक है। प्रेशर कंट्रोल वाल्व से हमारा फ्यूल कहाँ आएगा, हाई प्रेशर पंप में, ठीक है। जनरली फ्यूल टैंक में कितना फ्यूल है, टेम्परेचर सेंसर ने इसको सेंस किया, लो प्रेशर वाल्व ने फ्यूल को पुश किया, ये चला गया हमारा फिल्टर में, फिल्टर में यहाँ पर फ्यूल हमारा पास हुआ और ये चला गया प्रेशर कंट्रोल वाल्व में, ठीक है। अब डायरेक्ट यहाँ से देखो हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी है, क्योंकि हाई प्रेशर पंप में भी हम डायरेक्ट फ्यूल नहीं भेज सकते, है ना, क्योंकि फ्यूल तो अभी यहाँ पर जस्ट पास हुआ है। अब इसको पुश करने के लिए हम प्रेशर कंट्रोल वाल्व लगाएंगे। प्रेशर कंट्रोल वाल्व क्या करेगा, फिल्टर से फिल्टर फ्यूल को पुश करके किस में भेज देगा, हाई प्रेशर पंप में। अब यहाँ पे असली वर्किंग हमारी स्टार्ट होती है। हाई प्रेशर पंप क्या करता है, फ्यूल को, नाम से ही समझ में आ रहा है, हाई प्रेशर पंप क्या करेगा, फ्यूल को हाई प्रेशर पे प्रेशराइज करेगा इन नेक्स्ट लेवल एंड सेंड इनटू फ्यूल रेल थ्रू प्रेशर सेंसर, ठीक है। अब ये हाई प्रेशर पंप क्या करेगा, यहाँ पे मैं अभी एक कॉलम खाली छोड़ देता हूँ, ये फ्यूल यहाँ से आएगा, हाई प्रेशर पंप फ्यूल को हाई प्रेशराइज करके भेज देगा हमारी कॉमन रेल में, ठीक है। ये हमारा कॉमन रेल में आ गया फ्यूल। अब देखो आप, ये कॉमन रेल में फ्यूल कैसे आया, हाई प्रेशर पंप जब फ्यूल को हाई प्रेशराइज करता है तो डायरेक्ट वो कॉमन रेल में नहीं भेज सकता, इन दोनों के बीच में लगा रहता है प्रेशर सेंसर, जो सेंस करता है कि हाँ कॉमन रेल में इतना प्रेशर से फ्यूल जा सकता है। तो उस प्रेशर सेंसर के सिग्नल के हिसाब से ECU क्या करता है, यहाँ से जो हाई प्रेशर फ्यूल है उसको कॉमन रेल में भेजता है, ठीक है। अब कॉमन रेल, नाउ प्रेशर रिलीज वाल्व सेंड फ्यूल बैक। कॉमन रेल के पास एक क्या लगा होता है यहाँ पर, है, इसको अगर मैं थोड़ा सा और बढ़ाऊँ कॉमन रेल को, तो यहाँ पर हमारा लगा रहता है प्रेशर रिलीज वाल्व, ठीक है, प्रेशर रिलीज वाल्व। ये क्या काम करता है कि कॉमन रेल से में अगर हमारा फ्यूल ज़्यादा क्वांटिटी में इंजेक्ट हो जाता है तो उस फ्यूल को ये क्या करता है, फ्यूल टैंक में वापस भेज देता है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर हाई प्रेशर पंप से फ्यूल आ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रेशर सेंसर सेंस करके कॉमन रेल में तो भेज देगा, लेकिन चूँकि फ्यूल का प्रेशर हाई है तो वहाँ पर दबाव बनेगा, जब वहाँ पर दबाव बनेगा तो एक्सपांड होगा, उस एक्सपांसेशन को रोकने के लिए प्रेशर रिलीव वाल्व क्या करता है कि जो फ्यूल एक्स्ट्रा है उसको वापस हमारा फ्यूल टैंक में भेज देता है। तो ये प्रेशर क्या रहता है, प्रेशर क्वांटिटी मेंटेन रहती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कॉमन रेल वर्क करता है। तो इसकी अगर मैं थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ूँ तो सेंड बैक टू द फ्यूल टैंक व्हेन प्रेशर इंक्रीज एट रेल ड्यू टू दिस कांस्टेंट प्रेशर
विल बी मेंटेन। वही मैंने आपको बताया कौन सा प्रेशर मेंटेन रहता है। एट द एंड अकॉर्डिंग टू द सेंसर डेटा ECU कमांड टू ऑल इंजेक्टर टू इंजेक्ट फ्यूल। अब कॉमन रेल क्या करेगा, ECU अकॉर्डिंग टू द प्रेशर सेंसर डेटा ECU कमांड देगा किसको, इंजेक्टर को, टू इंजेक्ट फ्यूल अकॉर्डिंग टू द फायरिंग ऑर्डर इन ईच सिलेंडर ऑन राइट क्वांटिटी, देन इंजन विल स्टार्ट। अब हमारा क्या रहता है, यहाँ पर कॉमन रेल से इंजेक्ट रहते हैं हमारे इंजेक्टर, ठीक है। आप एक बार इसको एनालिसिस करेंगे मज़ा आ जाएगा आपको। पूरा जो वर्किंग है मैंने इतने अच्छे से बताई है आपको, एक एक पार्ट की, ठीक है। ये यहाँ पर किस में भेज देगा, सिलेंडर में भेज देगा। अब क्या करेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो ECU यहाँ जोड़ा रहता है प्रेशर सेंसर से, इस प्रेशर सेंसर का इतना बड़ा रोल है। एक तो सबसे पहले ये हाई प्रेशर पंप में से फ्यूल कितना पास हो रहा है कॉमन रेल में, इसका सिग्नल किसको देता है, ECU को देता है। फिर ECU क्या करेगा कि कॉमन रेल में अगर हाई क्वांटिटी में प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो जो फ्यूल एक्स्ट्रा है उसको प्रेशर रिलीज वाल्व के थ्रू फ्यूल टैंक में वापस भेज देगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर मेंटेन रहे। अब क्या करता है, एट द एंड ECU सारे सिग्नल को एनालाइज करके इन इंजेक्टर्स को कमांड देता है, ठीक है। तो ये ECU क्या करेगा, अब सारे सिग्नल को एनालाइज करके इन इंजेक्टर्स को क्या करेगा, कमांड देगा। इस कमांड के थ्रू ये इंजेक्टर आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये इस कमांड के थ्रू ECU के कमांड के थ्रू फ्यूल इंजेक्टर हर एक सिलेंडर में राइट क्वांटिटी में राइट टाइम पर फ्यूल को इंजेक्ट करेंगे। जब तो यहाँ से फ्यूल स्पार्क होगा और हमारा पावर स्ट्रोक स्टार्ट हो जाएगा, इग्निशन स्टार्ट हो जाएगा, हमारा इंजन स्टार्ट हो जाएगा। सारा सिस्टम 4 स्ट्रोक वर्किंग से जुड़ा है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में मैं ही बोला था। तो ये फ्यूल इस तरीके से कॉमन रेल सिस्टम के थ्रू स्टार्ट होता है। ECU का सबसे बड़ा रोल होता है, ECU पूरे सिस्टम से कनेक्ट होता है। देख रहे हैं आप, मैंने ये नॉर्मल डायग्राम आपको बना के दिखाया है। हर एक पार्ट ECU से किस तरह कनेक्ट है और ECU का कितना बड़ा रोल है। कॉमन रेल तो अपने आप में एक रोल प्ले कर ही रहा है कि प्रेशर अपना कैसे मेंटेन रहे, लेकिन ECU ही उस रोल को कमांड कर रहा है, ठीक है। तो जब एट द एंड सारे सिग्नल को एनालिसिस करके ECU क्या करेगा, फ्यूल इंजेक्टर्स को कमांड देगा कि अब आपको जो फ्यूल है वो इंजेक्ट करना है और हमारा पावर स्ट्रोक इग्नाइटेड होगा, वहाँ पर दहन होगा और हमारा इंजन क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से कॉमन रेल सिस्टम पूरा काम करता है। मैंने बिल्कुल सिंपल वे में आपको शुरू से ही अपने वीडियो में सिंपल वे में सभी पार्ट्स की जानकारी देता आ रहा हूँ। ये कॉमन रेल के बारे में था पूरा, और छोटे मोटे पार्ट जो हैं उन सभी की जानकारी आपको आगे देता जाऊँगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो इसको शेयर भी करें। आपका सपोर्ट बना रहेगा तो मैं और अच्छे से वीडियो बनाऊँगा और आगे से अच्छे से आपको गाइड करूँगा। इस डायग्राम का एक स्क्रीनशॉट चाहें तो आप ले सकते हैं, और हर एक कमांड ECU से किस तरह जुड़ी रहती है, ECU से और कौन कौन से पार्ट, कौन कौन से सिग्नल जुड़े रहते हैं, ये सब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल कॉमन रेल के लिए जितना ज़रूरी था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।